इस टॉपिक को नीतू जी ने लिखा था और सौम्य जी ने इनको रिव्यू किया था। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। डेफिनेशन हम पहले से कैलकुलेट कर रहे थे। मेनली कंपोनेंट अकाउंटिंग दो रीजन से आया था। फर्स्ट ऑफ ऑल डेप्रिसिएशन और सेकंड था रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो अब हम ये देखते हैं कि कंपोनेंट अकाउंटिंग को लाने का मेनली रीजन क्या था। एक एग्जांपल के थ्रू सुन लेते हैं। इसमें XYZ लिमिटेड ने एक मशीनरी परचेज की 1 अप्रैल 2011 को। उसकी कॉस्ट थी 10 लाख रुपए और उसकी यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स। कंपनी के दो कंपोनेंट हैं, एक ए और बी। इसकी कॉस्ट है 3 लाख रुपए एक की और एक की 2 लाख रुपए। यूजफुल लाइफ है 3 साल और 2 साल। पर हमने माना कि इसकी रेसिडुअल वैल्यू नील है, कुछ भी नहीं है। अब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं 1 अप्रैल 2011 से 21 मार्च 2015 तक। पता नहीं वो अंकित बोल रहा है कि चल जाएगी विंडो। इसमें मैंने दो तरीके से किया है, एक तो इंक्लूड कंपोनेंट अकाउंटिंग और एक्सक्लूड कंपोनेंट अकाउंटिंग। तो हम फर्स्ट स्टेप 2011 में देखते हैं एज पर कंपनी एक्ट 2013 कि इसमें पहले क्या होता था, कंपोनेंट मतलब एक्सक्लूड कंपोनेंट अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन कंपोनेंट को इंक्लूड करते थे। मतलब कंपोनेंट अकाउंटिंग को वो अलग से एज एन एसेट ट्रीट नहीं करते थे। तो फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन आ गया 1 लाख रुपए, 10 लाख डिवाइड बाई 10 ईयर्स। और इसमें हर साल आ जाएगा, मतलब 1 से लेके 10 ईयर्स तक, जो कि इसकी यूजफुल लाइफ है। और अब हम कंपोनेंट अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें फर्स्ट ईयर में 2,50,000 रुपए का डिफरेंस आएगा, डेप्रिसिएशन आएगा सॉरी। क्योंकि इसमें तीन है, एक तो कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, दो तो कंपोनेंट है। कंपोनेंट ए का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, कंपोनेंट ए का 3 लाख डिवाइड बाई 1 लाख 3 ईयर्स 1 लाख आ जाएगा। और कंपोनेंट बी की जिसकी यूजफुल लाइफ 2 ईयर्स है, उसका भी 2 लाख डिवाइड बाई 2 ईयर्स तो 1 लाख आ जाएगा। और जो कि इनसिग्निफिकेंट पार्ट बचे जिसको हम रिमेनिंग एसेट मान सकते हैं। टोटल एसेट की मशीनरी की कॉस्ट है 10 लाख रुपीज, जिसमें दो कंपोनेंट आ गए ए और बी, जिनकी कॉस्ट है 5 लाख हो गए। तो शेष प्राइस बची 5 लाख, जिसको हम इनसिग्निफिकेंट या प्रिंसिपल एसेट के रूप में मान सकते हैं इनको। और इसको हमने डेप्रिसिएट किया था 10 ईयर के अकॉर्डिंग। तो इसमें फर्स्ट ईयर में जो डिफरेंस आ रहा था 1,50,000 रुपए, और जो सेकंड ईयर भी 2,50,000 का डेप्रिसिएशन आ रहा था। क्योंकि जो ये पार्ट कंपोनेंट बी है उसकी यूजफुल लाइफ है 2 साल, लेकिन एक मतलब पहले जो जब कंपोनेंट अकाउंटिंग नहीं थी उससे पहले उस पर 10 ईयर्स के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता था। जबकि यहाँ पर देखते हैं हम 2013-14 में इसका कोई एग्जिस्टेंस भी नहीं है कंपोनेंट बी का। मैं मानते हैं कि कोई रिप्लेसमेंट हुआ होगा या नया कंपोनेंट खरीद लिया होगा, लेकिन जब 2013-14 फाइनेंशियल ईयर 2013-14 में इसका कोई एग्जिस्टेंस भी नहीं, तभी जब मतलब कंपोनेंट अकाउंटिंग के पहले से इस पार्ट पे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे थे। ये डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में हमने एक पहले कर लिया था 10 लाख डिवाइड बाई 10 ईयर्स 1 लाख पर ईयर था। अब हमने जब कंपोनेंट अकाउंटिंग व्यापक किया तो इसमें 5 लाख तो आ गई डिवाइड बाई 10 ईयर्स 50,000 रुपये। और जो कंपोनेंट बी की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उसका कोई प्राइस कॉस्ट भी नहीं है 2013-14 को, तो उस पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। और जो कंपोनेंट ए बचा है जिसकी यूजफुल लाइफ है 3 साल, तो ये 2013-14 में इस पे 1 लाख डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो टोटल जो डेप्रिसिएशन आया था डिफरेंस आया फर्स्ट ईयर में 2011-14 में 1,50,000 रुपए का डिफरेंस आया। जिसकी वजह से जो हमारे फाइनेंशियल अकाउंट्स है, बुक्स ऑफ अकाउंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट नहीं कर रहे थे। इसकी वजह से कंपोनेंट अकाउंटिंग को लाया गया है। और अब हम देख लेते हैं कि कंपोनेंट अकाउंटिंग होती क्या है। कंपोनेंट अकाउंटिंग होती है कि किसी फिक्स एसेट को हम पार्ट में डिवाइड कर देते हैं जो कि सिग्निफिकेंट है। पहला वो सिग्निफिकेंट होना चाहिए, दूसरा उसकी यूजफुल लाइफ डिफरेंट होनी चाहिए फ्रॉम द यूजफुल लाइफ ऑफ द मेन एसेट या प्रिंसिपल एसेट। अब सिग्निफिकेंट क्या होता है? सिग्निफिकेंट की कोई डेफिनेशन नहीं दे रखी इसमें, नहीं तो कंपनी एक्ट में, नहीं AS 10 में।
और ये पहले कंपोनेंट अकाउंटिंग ए स्टैंड में अलाउ था, लेकिन इसमें एंटिटी के पास चॉइस थी कि वो कंपोनेंट अकाउंटिंग करे या नहीं करे तो भी चलेगा। लेकिन अभी इंडिया एस 16 जो कि इक्विपमेंट प्लांट एंड मशीनरी उसका है, तो उसमें मैंडेटरी कर दिया इसको कि कंपोनेंट अकाउंटिंग आपको करनी पड़ेगी। और एक एमसीए का नोटिफिकेशन भी आया था 29 अगस्त 2014 को, जिसमें भी उन्होंने रिक्वायरमेंट मैंडेटरी कर दिया कि कंपोनेंट अकाउंटिंग आपको करनी पड़ेगी। अब ये तो आ गया एप्लीकेबिलिटी वाला। अब इसमें देख लेते हैं कि कंपोनेंट अकाउंटिंग में पहला मेन 2 रीजन होने चाहिए। अब कंपोनेंट अकाउंटिंग वहां एप्लीकेबल होगा जहां पे पहला बात तो सिग्निफिकेंट कॉस्ट होनी चाहिए और उसकी यूजफुल लाइफ डिफरेंट होनी चाहिए फ्रॉम द यूजफुल लाइफ ऑफ द मेन एसेट। सिग्निफिकेंट कॉस्ट होनी चाहिए, डिफरेंट उसकी यूजफुल लाइफ डिफरेंट होनी चाहिए फ्रॉम द रिमेनिंग एसेट, तभी वहाँ कंपोनेंट अकाउंटिंग एप्लीकेबल होगी। अब यदि कंपोनेंट अकाउंटिंग एप्लीकेबल होगी तो अब हम कंपोनेंट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? उनके लिए हमारे पास 4 वे है। तो पहला तो हम पूरी कॉस्ट की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे कि पूरी कॉस्ट की वैल्यू क्या है। दूसरा कि फिर उसकी परसेंटेज देखेंगे कि कौन सा कंपोनेंट है और उसकी एसेट की यूजफुल लाइफ का कितना % है वो। और तीसरा देखेंगे कि वो और उसको कंपेयर करेंगे फ्रॉम द मेन एसेट से कि वो कंपोनेंट उसकी मेन एसेट से उसका क्या पोर्शन होता है। और फिर उसका पोटेंशियल इम्पैक्ट देखेंगे डेप्रिसिएशन का कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होगा। अब सबसे पहले होता है कि हम किसी भी एसेट को वेरियस पार्ट में डिवाइड कर देंगे। उसमें फिर देखेंगे कि 2 पार्ट में मतलब जो भी हम पार्ट को आइडेंटिफाई करेंगे उनका एक ग्रुप बना देंगे जो जिनको भी हमने आइडेंटिफाई किया। अब ग्रुप बनाने के बाद उसको भी हम 2 पार्ट में स्प्लिट कर देंगे। पहला कि जिनको हमने आइडेंटिफाई किया है वो सिग्निफिकेंट है और इनसिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट में इनसिग्निफिकेंट वो अलग ग्रुप बना देंगे, उसको कंबाइन कर देंगे। और जो सिग्निफिकेंट है उनमें भी 2 आते हैं अभी। यदि किसी सिग्निफिकेंट कंपोनेंट की यूजफुल लाइफ सिमिलर है इन अदर कंपोनेंट तो उसको भी हम एक ग्रुप बना देंगे। तो ये हुआ एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट अकाउंटिंग। उसको हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। इसमें एक कार है, इसके बहुत सारे वेरियस पार्ट्स हैं। एक चेसिस हुआ, टायर आ गए, सीट की लाइफ, एंटीना, विपर, इंजन, और इनकी सभी की यूजफुल लाइफ अकॉर्डिंग सेम नहीं है, सभी की अलग अलग है। तो हमने एक कार को 4 भागों में डिवाइड किया है, इंजन, चेसिस, टायर और सीट। इनकी सभी की यूजफुल लाइफ डिफरेंट है। अब हम इन चारों को हमने जैसे कि हमने मान लिया कि ये सिग्निफिकेंट है, इनको हमने आइडेंटिफाई किया ये सिग्निफिकेंट है। और जो रिमेनिंग पार्ट है जैसे कि एंटीना हुआ, उसका विपर हुआ, उसको हमने इनसिग्निफिकेंट मान लिया और उनको एक ग्रुप में कंबाइन कर दिया। अब जो आइडेंटिफाई पार्ट ऑफ सिग्निफिकेंट पार्ट इज ए मैटर ऑफ जजमेंट। जिन पार्ट को हमने आइडेंटिफाई किया वो मैटर ऑफ जजमेंट पे डिसाइड करेगा और नीड केस टू केस बेसिस। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि यदि किसी कंपोनेंट की वैल्यू है 50,000 रुपए और उसकी एक एंटिटी उसकी मतलब किसी कंपनी की पॉलिसी है, XYZ लिमिटेड कंपनी की पॉलिसी है कि यदि कोई भी कंपोनेंट जो कि सिग्निफिकेंट है उसकी वो किसी यदि 20% ज्यादा मतलब उसकी मेन एसेट से उसकी वैल्यू 20% से ज्यादा है तो हम उसको सिग्निफिकेंट मान लेंगे कंपोनेंट को। अब यदि कोई अब ये तो उसकी पॉलिसी हुई उस कंपनी की, और किसी कंपोनेंट की वैल्यू 50,000 रुपए, इसमें 2 मशीनरी ले लेते हैं हम। एक की वैल्यू है 1 लाख रुपए और दूसरी की है 5 लाख रुपए, मतलब सॉरी 1 लाख रुपए एक की और दूसरी मशीन की कॉस्ट है 10 लाख रुपीज। अब हम ये दोनों केस में देखें तो एक केस में हो जाएगा कि ये और वो जो पार्ट है वो दोनों मशीनों में यूज आता है। तो एक जो 5 वाली मशीन है उसका वो पार्ट 20% से ज्यादा है, 50,000 रुपये उसकी कॉस्ट है, ओरिजिनल कॉस्ट है। तो इसमें तो हम सिग्निफिकेंट मान लेंगे कि ये पार्ट सिग्निफिकेंट है। लेकिन जो सेकंड वाला है ना, सेकंड वाली मशीन है जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 10 लाख रुपये, लेकिन जो इसको हम यदि इसके परसेंटेज में मानेंगे तो ये 5% ही हुआ, तो इसको हम सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। तो ये मुझे भी अभी तक इसमें कुछ मिला नहीं कि एक कंपनी अपनी मतलब एक से ज्यादा भी अकाउंटिंग पॉलिसी बना सकती है कि किस पार्ट को हम सिग्निफिकेंट मानेंगे या किसको नहीं मानेंगे। तो अभी ये नहीं मिला क्योंकि एक की केस में, क्योंकि ऐसा रेली केस होता है कि किसी
कंपनी में किसी मशीनरी की वैल्यू कम होती है तो किसी की ज्यादा होती है, तो कम वाली मशीन के लिए वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा, और जो जिस मशीन की वैल्यू ज्यादा है उसके लिए वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो ये मैटर करेगा। ये पॉलिसी तो कुछ भी बन सकती है, यहाँ तक भी हो सकती है कि साहब 10 लाख रुपए से नीचे वाली एसेट्स पे हम कॉम्पोनेंट अकाउंटिंग करेंगे ही। ये उसकी पॉलिसी, कंपनी की पॉलिसी पे डिपेंड करेगा। हाँ, ये कर सकती है कोई कंपनी 10 लाख से नीचे की मशीनरी होगी, उसमें हम कॉम्पोनेंट अकाउंटिंग अप्लाई करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन उसका खुद का प्लांट एंड मशीनरी का पोर्टफोलियो कितना बड़ा है, तो ऐसा कर सकती है। जैसे आज बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसकी एसेट्स में कहाँ कॉम्पोनेंट अकाउंटिंग करेगी। मैं तो समझता हूँ यहाँ तक भी कर सकती है कि दोनों की यूजफुल लाइफ में सिग्निफिकेंट डिफरेंस जब तक नहीं होगा तब तक कॉम्पोनेंट नहीं करेंगे। मान लीजिए 10 साल और 9 साल है, हम चक्कर में नहीं पड़ेंगे, लेकिन 10 साल और 7 साल है, मतलब गैप 30% से ज्यादा है, तो कॉम्पोनेंट करेंगे। इट इज पॉसिबल। आप अगर बैलेंस शीट देखोगे तो ये इस तरह की अकाउंटिंग पॉलिसी मिल जाएंगे। 2016 वाली देखना आ जाएंगी। अब कंपोनेंट अकाउंटिंग, हाँ देख तो लिया कि कंपोनेंट अकाउंटिंग क्यों लाई गया। अब हम इसकी एप्लीकेबिलिटी को देख लेते हैं कि कब से एप्लीकेबल होगा। ये जो फाइनेंशियल ईयर 2014-15 तक तो ये वॉलेंट्री था, और जो ये मैंडेटरी हुआ है 2015-16 और उससे बाद में ये एनसीए का नोटिफिकेशन आया था 29 अगस्त 2014 को, जिसमें इन्होंने मैंडेटरी कर दिया है। मैंडेटरी कब से होगा? ऑन फाइनेंशियल ईयर ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2015 के बाद में जो भी फाइनेंशियल होगा उस सभी पे कंपोनेंट अकाउंटिंग मैंडेटरी हो जाएगा। अब बैलेंस शीट्स ऑलरेडी अवेलेबल हो गई होंगी 14-15 में, कई कंपनी ने वॉलंटरी कराओ, चेक करना, और चेक करना 14-15 में कुछ कंपनी ने कराओगे जरूर। अब मेरा एक आपसे क्वेश्चन है कि कंपोनेंट अकाउंटिंग 1 अप्रैल 2015 से मैंडेटरी है, तो वो उन्हीं एसेट के लिए होगा कि जिन एसेट को हमने 1 अप्रैल 2015 के बाद खरीदा, या उन पे भी एप्लीकेबल होगा जिनका 1 अप्रैल 2015 को एग्जिस्टेंस है ब्लॉक ऑफ एसेट में अपने? तो पहले से पहले से होगा। तो ये कैसे कह रहे हैं अपन, क्लैरिफिकेशन है क्या? इसमें आया है कि जो कंपोनेंट अकाउंटिंग एप्लीकेबल होगा जिन एसेट, एक तो उन पे होगा जो कि 1 अप्रैल 2015 को बाद में खरीदी है, और उन पे भी होगा जिनका एग्जिस्टेंस है 1 अप्रैल 2014 पर। गाइडेंस नोट में, आईसीआई के गाइडेंस नोट में आई अभी ट्रांजिशनल प्रोविजन। अब हम देख लेते हैं कि कंपोनेंट अकाउंटिंग एप्लीकेबल तो हो जाएगा। अब यदि एप्लीकेबल हो गया तो यदि किसी कंपोनेंट की, हमने कंपोनेंट को आइडेंटिफाई कर दिया और उसकी कॉस्ट भी निकाल ली, यदि किसी कंपोनेंट की वैल्यू 1 अप्रैल 2015 को एग्जिस्टेंस में तो है, लेकिन उसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कुछ भी नहीं है, तो उसको कैसे करेंगे? इसमें यदि किसी सिग्निफिकेंट कंपोनेंट की 1 अप्रैल 2015 को एग्जिस्टेंस है और उसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 0 है, मतलब नील है, तो उसको हम ओपनिंग रिटर्न अर्निंग से एडजस्ट कर देंगे। और यदि किसी कंपोनेंट की यूजफुल लाइफ भी है और उसकी कॉस्ट भी बची है, तो जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है उसके अकॉर्डिंग उसको हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम कंपोनेंट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? जो ब्लॉक ऑफ एसेट का केस आएगा इसमें कि जिन एसेट का जबकि कंपोनेंट अकाउंटिंग मैंडेटरी होगा 1 अप्रैल 2015 से, अब ब्लॉक ऑफ एसेट 1 अप्रैल 2015 को जो अपनी बैलेंस शीट में है उन पर हम कंपोनेंट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इसमें 3 वे हैं। या तो जो वेंडर है वो अपने को उसका ब्रेकअप प्रोवाइड करा दे, और यदि वो भी नहीं करवा दे तो हमें इंटरनल और एक्सटर्नल टेक्निकल एक्सपर्ट की सलाह लेनी पड़ेगी, उनसे हम ब्रेकअप लेना पड़ेगा। और तीसरा होगा कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट का अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है, और उसको हम जो मेन एसेट है ना उसी के ऊपर भी अप्लाई करेंगे। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। एक ए लिमिटेड ने एक मशीन परचेज की थी 2011 में 1 लाख रुपए, उसकी यूजफुल लाइफ है 20 ईयर्स, रेसिडुअल वैल्यू है 5%, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2015 तक 20,000 रुपए है, और WDV है 1 अप्रैल 2015 को 80,000 रुपए है। अब उन्होंने जैसे कि कंपोनेंट अकाउंटिंग 1 अप्रैल 2015 से मैंडेटरी हो गया, तो कंपनी ने वो अकाउंटिंग फॉलो भी कर लिया है। तो अब जो
अब पहले जो कि कंपोनेंट अकाउंटिंग नहीं थी, इनका बैलेंस WDV बची 80,000 रुपये 1 अप्रैल 2015 को। अब इसमें कंपनी ने 2 कंपोनेंट आइडेंटिफाई किए हैं, ए और बी, जिनकी ओरिजिनल कॉस्ट 20,000 रुपये थी और यूजफुल लाइफ 8 ईयर्स है, और कंपोनेंट बी की ओरिजिनल कॉस्ट है 80,000 रुपये और उसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ मतलब 1 अप्रैल 2015 के बाद में वो 4 साल तक और चल सकती है, उसकी है 4 ईयर्स। तो अब हम उसकी कंपोनेंट की वैल्यू निकाल लेंगे कि 1 अप्रैल को दोनों कंपोनेंट की क्या रेसिड्यूल वैल्यू मतलब क्या वैल्यू बची है। तो इसमें जो कि पहला आपने बात की उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे कि वैल्यू जैसे कि 20,000 और 80,000, 20,000 और 80,000 दोनों रेशियो देख लेते हैं कि एक का 1% है और एक का मतलब 2%, 1% और 4% देख लेते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम जो डेप्रिसिएशन 20,000 रुपये लगा उसको भी हम 1% और 4% उसमें मान लेंगे 1 और 4 में। तो उससे फिर जो 20,000 हुई उस पर 16,000 मतलब 4,000 का डेप्रिसिएशन आ गया और 16,000 उसकी रिमेनिंग जो कंपोनेंट ए है उसकी कैरिंग वैल्यू बचा है, और जो 80,000 की जो कंपोनेंट है उसका 16,000 डेप्रिसिएशन आ गया एक्यूमुलेटेड और 64,000 उसकी वैल्यू बची है। ये तो हमने जो कंपोनेंट को आइडेंटिफाई किया है कि उसकी 1 अप्रैल 2015 को क्या वैल्यू थी। अब ये तो हो गया कि हमने सिग्निफिकेंट कंपोनेंट की अकाउंटिंग करनी। अब ये होता है कि यदि किसी कंपोनेंट की यूजफुल लाइफ डिफरेंट है फ्रॉम उसकी रिमेनिंग एसेट से, तो उनका हम कैसे कंप्यूट करेंगे। तो इसमें यदि किसी सिग्निफिकेंट कंपोनेंट की यूजफुल लाइफ उसकी प्रिंसिपल एसेट से कम है, तो इस पर गाइडेंस नोट जो ICAI का आया था उसके अकॉर्डिंग हम जो कम वाली वैल्यू है उसी के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। और यदि किसी कंपोनेंट की यूजफुल लाइफ उसकी प्रिंसिपल एसेट की यूजफुल लाइफ से ज्यादा है, तो उसमें कंपनी के पास चॉइस है कि वो या तो वो जो प्रिंसिपल एसेट है उसकी यूजफुल लाइफ ले ले, उसका अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ले। यदि वो चाहती है कि मैं जो सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है उसकी जो कि हायर यूजफुल लाइफ है उसके अकॉर्डिंग मैं करना चाहूँ, तो कंपनी के पास ये इंटेंशन होना चाहिए कि वो यदि वो जो मेन एसेट है वो एक्सपायर होने के बाद भी उसको यूज में लाए या यूज करे उनका। अब ये तो आ गया कि हमने सिग्निफिकेंट कंपोनेंट की अकाउंटिंग कर ली और हमने ये भी पहचान लिया कि सिग्निफिकेंट कंपोनेंट क्या होता है, उसकी वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे। अब दूसरा बताए कि जो इनसिग्निफिकेंट कंपोनेंट है उनकी भी अकाउंटिंग तो करनी पड़ेगी ना। तो इनसिग्निफिकेंट कंपोनेंट की अकाउंटिंग के लिए नहीं तो जो कंपनीज एक्ट 2013 में दे रखा है कि उनकी अकाउंटिंग करनी, और नहीं इंडिया 6 बोलता है। इसके लिए इंडिया 16 ये बोलता है कि उन इनसिग्निफिकेंट कंपोनेंट की अकाउंटिंग हम उनके कंजम्पशन पैटर्न या जो यूजफुल लाइफ वो इनसिग्निफिकेंट उसमें हम क्लब करके जो रिमाइंडर मानते हैं ना, जिनको इनसिग्निफिकेंट मानते हैं, उनको अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर लेंगे कंजम्पशन पैटर्न के ऊपर। अब ये तो हो गया मेनली दो कारण से कंपोनेंट अकाउंटिंग आया था, एक डेप्रिसिएशन था, दूसरा रिप्लेसमेंट कॉस्ट। डेप्रिसिएशन हो गया। अब रिप्लेसमेंट कॉस्ट की हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। बिफोर 5 अप्रैल 2015 जब कंपोनेंट अकाउंटिंग एप्लीकेबल नहीं हुआ था, जो भी हम रिप्लेसमेंट करते थे किसी कंपोनेंट को, तो हम उसको जिस ईयर में रिप्लेसमेंट करते थे उसी ईयर के P&L में चार्ज कर लेते थे। लेकिन जब कंपोनेंट अकाउंटिंग एप्लीकेबल हो गया तो 5 अप्रैल 2015 से जिन कंपोनेंट को जो कि सिग्निफिकेंट कंपोनेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो रेगुलर बेसिस पे जिन कंपोनेंट को हम खरीदते या खरीदते हैं या उनको रिप्लेस करते हैं, तो उनको तो वैसे भी जिस ईयर में वो खर्चा होगा उसी ईयर के P&L में डाल देंगे। लेकिन जो सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है उनको हम यदि रिप्लेसमेंट करेंगे तो जो उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट होगी उसको हम एज एन सेपरेट एसेट के रूप में ट्रीट करेंगे और उनको हम कैपिटलाइज करेंगे। अब यदि किसी एसेट की वैल्यू लेस देन 5,000 है तो उसको हम उसी साल के P&L में राइट ऑफ कर लेंगे, कैपिटलाइज नहीं करेंगे उसको हम।